हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। जो हमारे टॉपिक्स, जो हमारे वीडियोस आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएंगे, आ रहे होंगे, और जो नोट्स हैं वो भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी लास्ट वीडियो में, जिसको हमने लुईस संरचना के संदर्भ में उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और साथ में हमने उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं, उसको भी हमने लिखा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो आज हम COOH ग्रुप का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्यों होता है, स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय व्यवहार। क्या लिखेंगे? अम्लीय व्यवहार कैसे ये प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि अपन को ये पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, अपन बात समूह की कर लेते हैं। तो ये हमारे पास COOH समूह होता है। अगर हम इस समूह में से H+ को वियोजित कर दें, H+ को वियोजित कर दें, तो ये जो समूह बनेगा वो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन यदि स्टेबलाइजेशन में चला जाए, स्थायी हो जाए, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं? प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की। तो कार्बोक्सिलेट आयन को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? देखिए, ये C+O है, तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है O-O। ये तो होती है इसकी अनुनादी संरचनाएं, और इन अनुनादी संरचनाओं का एक अनुनादी हाइब्रिड बनता है, अनुनादी संकर बनता है, और उस अनुनादी संकर में हम कार्बन ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, पार्शियली बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ की जो दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेट आ जाती है। कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आ रही है? 1.28 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वो H+ आयन के वियोजित करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है, और वह कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली, जिनमें COOH समूह होता है, वो प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए pKa वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। pKa एक्चुअल में इसके लिए जो इसकी पावर होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, pKa कह सकते हैं, Ka भी लिख सकते हैं। अम्लों के लिए जो उसकी अम्ल सामर्थ्यता की बात करते हैं, pKa कह दो, या फिर Ka, जिसको अपन कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक, कि कोई भी अम्ल जितना ज्यादा वियोजित होगा वह उतनी ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो Ka का मान एक्चुअल में उसकी अम्ल सामर्थ्यता को प्रदर्शित करता है। अब कोई भी कंपोनेंट है, उसकी अम्लीय सामर्थ्यता को कैसे प्रभावित करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की? तो प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं यहाँ पे। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो दूसरा होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप।
एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, किस प्रकार प्रभावित करते हैं चेक करते हैं। तो ये चीज समझ में आई। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है H प्लस डिसोसिएशन। यहाँ पे जो पार्शियली डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्ल सामर्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कारक और किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो टॉपिक क्या लिखोगे, अम्ल की सामर्थ्यता को प्रभावित करने वाले कारक, अम्ल सामर्थ्यता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, तो यहां पे हम बात करेंगे कि जो Ka की वैल्यू की बात अपन कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, वो हम दो तरह से डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जिसको हम बोलते हैं, एक हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो डेफिनेटली इनका प्लस आई इफेक्ट लगता है और जो विड्रॉविंग है उनका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट को बढ़ाते हो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के रेफरेंस में Ka की वैल्यू का निर्धारण करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उस अम्ल की अम्ल सामर्थ्यता उतनी ही कम होती जाएगी। कारण ये होता है कि हमने बात कही थी H प्लस वियोजन की, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है तो H प्लस आयन की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है बजाय H माइनस के। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे जब हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं, जैसे बात करते हैं RC डबल बॉन्ड O OH, अगर यहाँ पे ये ग्रुप इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, आगे बढ़ाता है डेंसिटी, तो ये ग्रुप आगे जाएगा। तो जो बंद के OH बंद के इलेक्ट्रॉनों की बात हम करते हैं तो वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट ना होके किसकी तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, हाइड्रोजन की तरफ। तो प्रवृत्ति H प्लस आयन की क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। मतलब ये है कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उस अम्ल की अम्ल सामर्थ्यता उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है उसके संदर्भ में इससे जस्ट उल्टा चलता है कि जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा विड्रॉवल ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर दिया और यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OH है, तो ये ग्रुप मान लो कोई खींचने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या ये कहीं H प्लस के वियोजित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप हम क्या कहते हैं कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ाओगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात कि क्या ये सारी चीजें सफिशिएंट है, तो हम इनके लिए अप्लाई करते हैं DNP रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, DNP। अब ये DNP क्या है, DNP होता है D फॉर डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर और P फॉर पावर। क्या होंगे, D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर एंड P फॉर पावर। सबसे पहले चाहे वो कौन सा इफेक्ट हो, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे विड्रॉविंग ग्रुप हो, सबसे पहले आप उसकी डिस्टेंस चेक करोगे। अगर मान लो कोई ग्रुप है वो पास में है
तो वो ज़्यादा पावर रखेंगे, मतलब ज़्यादा तेजी से या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेंगे या तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बजाय दूर के। जैसे इस समय जो प्रोबेबिलिटी हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ की, उसमें यही प्रोसीजर है भी, डिस्टेंस का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर हम अभी आप घर से पढ़ रहे हो और हम यहाँ ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तो हमारे बीच में जो इंटरेक्शन है या ये कहें डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने से हमारे बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम होगा, संवाद कम से कम होगा, और संवाद अगर कम से कम होगा तो ये कहेंगे कि आपकी जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन कम आएगा। और सोच के देखिए कि अगर आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते इसी चीज को तो आप में परिवर्तन कुछ ज्यादा आता। तो वही चीज है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, किसके संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में बात करें तो ये ध्यान रखना कि प्लस आई इफेक्ट घटाएगा अम्लीय सामर्थ्य को और माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस से चेक करोगे कि जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं उस COOH ग्रुप के संदर्भ में। तो डिस्टेंस कम होगी अम्लीय सामर्थ्य इसके संदर्भ में तो घटेगा, इसके संदर्भ में बढ़ेगा, पहली चीज। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो Ka क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे, डिस्टेंस अगर दूर रखोगे तो ये कम दूरी तक अपने इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर पाएगा, और यहां पे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डेफिनेटली यहां पे भी जो Ka है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी Pka बढ़ेगा, यहां पे सॉरी Pka इंक्रीज्ड होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी पे होगा वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम करता जाएगा, कम करेगा तो प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो डिस्टेंस के संदर्भ में बात करें तो ये क्या करे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो Ka बढ़ेगा, यहां डिस्टेंस बढ़ाओगे तो Ka घटेगा। दूसरी बात की अपन ने नंबर, नंबर का मतलब ये है कि सपोज करो दोनों ही दो समूह हैं और दोनों समान दूरियों पे हैं, डिस्टेंस इक्वल है, तो फिर हम कैसे उसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करें, तो हम उस कंडीशन में बात करते हैं नंबर, कि कितनी संख्या में वो समूह उपस्थित हैं। आप एक ही एक टीचर से पढ़ते हो, बोर हो जाते हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज कर दें, हम टीचरों की संख्या बढ़ा दें, अलग अलग टीचर रख दें, तो उस कंडीशन में ज़्यादा प्रेफर्ड रहोगे आप जब अलग टीचर से आप पढ़ना प्रारंभ कर दोगे, अलग अलग टीचर से अलग अलग जो पेपर हैं वो पढ़ना प्रारंभ करोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो आप। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप नंबर चेक कीजिए डिस्टेंस इक्वल होने पे, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे वो क्या करेंगे, अम्लीय सामर्थ्यता को प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने कहा कि नंबर इंक्रीज्ड तो डेफिनेटली Ka डिक्रीज्ड हो जाएगा, देने वाले बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां उल्टा चलेगा, नंबर को इंक्रीज्ड कर दो, Ka को बढ़ा लो, नंबर बढ़ेंगे तो Ka बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि जल्दी विड्रॉल कर जाएंगे वो। तीसरा होता है पावर। अब पावर की बात करते हैं तो ये हम ये कहते हैं कि अगर मान लो डिस्टेंस और नंबर दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस भी बराबर है दो अलग अलग ग्रुप्स की और उनके नंबर भी सेम है कि एक एक या दो दो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों में, तो उस कंडीशन में हम चेक करेंगे पावर कि जो दोनों समूह जुड़े हुए हैं उनमें कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। ध्यान रखना यहाँ पे अगर पावर बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, पावर इंक्रीज्ड Ka इंक्रीज्ड। लेकिन यहां उल्टा है, देने वाले की पावर बढ़ेगी तो ये डिक्रीज्ड कर देता है, तो पावर इंक्रीज्ड करोगे तो Ka डिक्रीज्ड हो जाता है। तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल निकल के आता है DNP, और DNP के आधार पर हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता और क्षारीय अम्ल की सामर्थ्यता है उसको किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये हमने देखा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ERG लगे हुए हैं, रिलीजिंग है या विड्रॉविंग है। विड्रॉइंग है तो माइनस आई इफेक्ट रखते हैं,
रिलीजिंग होंगे तो कौन सा इफेक्ट रखेंगे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, अम्लीय सामर्थ्यता को घटाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, अम्लीय सामर्थ्यता को बढ़ाता है। बात करते हैं कि अगर अम्लीय प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट अगर हैं तो हम उसको कैसे अप्लाई करें, कैसे हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसके लिए अपन को एक रूल्स पढ़ते हैं, DNP रूल। DNP रूल में हमने कहा D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर एंड P फॉर पावर। सबसे पहले आप डिस्टेंस चेक कीजिए उन ग्रुप्स की, डिस्टेंस कैसे वेरी करती है, दोनों में हमने बात की है। डिस्टेंस इक्वलाइज्ड होने पर नंबर को चेक कीजिए कितनी संख्या में उपस्थित हैं, और नंबर भी अगर सेम हो तो लास्ट में हम चलते हैं पावर पर। पावर अगर समान है तो फिर वो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर DNP तीनों समान है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, इक्वलाइज्ड होंगे, बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेंगे। लेकिन कहीं भी एक पॉइंट भी अगर आगे पीछे होता है तो हम उनका एसिडिक ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के रेफरेंस में कि किस प्रकार ये अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए, हम उनका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। चेक करते हैं इनके एग्जांपल्स, जिसमें कुछ प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप हो सकते हैं, कुछ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट में तो ज़्यादा ग्रुप है नहीं, लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट में जो इनकी प्रभावशीलता है, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स, तो इनके लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो NO2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, जनरली अपन हेलोजन के रेफरेंस में बात करें, और उसके बाद आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा अपन कौन सा रखता है, NO2 ग्रुप रखता है। हालांकि CN होता है, COOH ग्रुप भी होता है, इस तरह की बहुत सारी स्पेसीज हैं जो इस तरह के अपन मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। देखो सबसे पहला एग्जांपल लिया अपन ने CH3COOH, सेकंड लिया है CH3CH2COOH, थर्ड लिया है CH3CH2CH2CH2, 3 कार्बन है, 4 कार्बन का ले सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन का ले लें, तो यहाँ पे अपन ने मेंशन कर दिया है COOH। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखो इसको मैंने CH2H रखा है, CH2H मान ले। इन तीनों में ये चीज़ कॉमन है, चेक कीजिए ये चीज़ कॉमन है। अगर यहाँ पे स्पेसीज अगर कॉमन है तो अब देखिए इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट काउंट नहीं होता, नहीं होता। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट वो है कम। यहाँ पे बात करेंगे H के स्थान पर CH3 आ गया, छोटा समूह आ गया, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, प्लस आई प्रभाव अधिक है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो CH3 ग्रुप का ही लग रहा था, यहाँ पे C2H5 ग्रुप का लग गया, तो अगर ग्रुप बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या है, अधिकतम है, अधिकतम हो गया। क्या हमने कहा कि प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य घटता है, इसका अधिकतम आई प्रभाव है, तो डेफिनेटली इसका जो सामर्थ्य है, अम्ल सामर्थ्य, वो क्या होगा, घटेगा। तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, एसिटिक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य आ जाता है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। हमने रखा देखो CH3, यहाँ पे CH3 को कैसे रख रहे हैं, नहीं, हमने रखा है HH और COOH। फिर चेक करोगे तो CH3 या यहाँ पे भी H लगा लें अपन, HCOOH,
यही चीज़ है। तो देखो हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल मेंशन किया है, यहाँ पे रखेंगे CH3CH3HCOOH, ऐसा लिख सकते हैं। चाहे तो अपन एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, उस H को भी हम CH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाली कंडीशन, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो इस ग्रुप पर एक भी प्लस इफेक्टिव वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे एक है। हमने कहा कि ये और ये देखो समान स्थितियों पे है, या ये कहीं ये और ये समान स्थितियों पे, तो डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक समूह और यहाँ पे दो हैं, तो नंबर बढ़ रहे हैं। याद कीजिए कंसेप्ट हमने क्या किया है कि अगर प्लस इफेक्ट में नंबर बढ़ेंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। यहाँ नंबर बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा। यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में नंबर बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा। इस तरह से हम यहाँ पे इनका एसिडिक ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के संदर्भ में। अब माइनस आई इफेक्ट क्या कहता है वो समझना। माइनस आई इफेक्ट भी बिल्कुल डीएनपी को फॉलो करेगा, डिस्टेंस, नंबर और पावर को। तो सबसे पहले अपन ने बात की है Cl CH2 COOH, फिर Cl Cl CH COOH, और इसके बाद Cl 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 COOH। तो देखो क्लोरीन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप यहाँ समान है, चेक कीजिए ये समान है। यहाँ पे विड्रॉविंग ग्रुप कितने हैं? एक। देखो डिस्टेंस सबकी इक्वल है, अल्फा पोजीशन पे लगे हुए हैं सब, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल हो गई, डिस्टेंस के आधार पर हम मान डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। बात करते हैं नंबर के रेफरेंस में, चाहे तो अपन डिस्टेंस के रेफरेंस में भी एग्जांपल मेंशन कर सकते थे, एक को अल्फा पे जोड़ सकते हैं, एक को बीटा पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के संदर्भ में माइनस आई प्रभाव के संदर्भ में हमने कहा था नंबर बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहाँ पे नंबर 3 है जुड़े हुए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जहाँ ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो जहाँ कम है वहाँ कम होता है। इसी प्रकार हम संदर्भ में अगर डिस्टेंस के रेफरेंस में बात करें तो CS2Cl COOH प्लस Cl CS2 CS2 COOH, ये दो समूह अपन मेंशन कर रहे हैं। देखो एक एक समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके संदर्भ में ये अल्फा पोजीशन है, इसके संदर्भ में बीटा है। तो ये थोड़ा दूर हो गया तो प्रभाव कम लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं पावर के संदर्भ में। पावर के संदर्भ में हमने कहा CH2COOH और यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO2CH2COOH। देखो पहली बात डिस्टेंस, ये भी अल्फा पे जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा पे जुड़ा हुआ है। दूसरा नंबर, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी सेम है। अब का बात करते हैं पावर। अब इन दोनों में से पावर कौन है होगा? ये तुलनात्मक रूप से पहले इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉल करेगा देन Cl। तो जिसका पावर ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा। इस तरह से हम अम्ल के लिए जो उसकी अम्लीय सामर्थ्यता है उसकी गणना या उसका ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है अम्ल की अम्लीय सामर्थ्यता को प्रभावित करने वाले कारक और कैसे हम उसको डिटरमाइन करें वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो प्रिपरेशन मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप आराम से कुछ एग्जांपल्स अपने मन से बनाइए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए कैसे हम इनको DNP से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके।